Okay, right. We have discussed aliasing. उसके अलावा बस aliasing ही रह गया लास्ट टाइम. लास्ट टाइम क्या करा था? ठीक है. एक बार ही दोबारा से करवा देता हूँ. ठीक है, पहले आता है आपका एलियासिंग का कॉन्सेप्ट. एलियासिंग इज सिंपली कि आपका जो कॉलम है, राइट, जो डेटाबेस पहले से बना हुआ है, उसको हम रिजल्ट क्वेरी में एक नया नाम दे देते हैं. ठीक है, सो मैंने ये करा. ठीक है, सो अब बैकएंड में अगर मैं देखूं, हम लोग देखते हैं अभी कस्टमर्स टेबल. कस्टमर्स टेबल में मेरे जो कॉलम्स हैं उनका नाम वही है जो पहले से था, इवन आफ्टर रनिंग दिस क्वेरी. बस मेरे जो ये है, क्या कहते हैं, रिजल्ट विंडो है, यहाँ पे मेरे जो कॉलम्स का नाम है वो चेंज हो गया. ठीक है, सो एलियासिंग इज सिंपली कि आपकी जो रिजल्ट क्वेरी आ रही है उसमें आप एक नया नाम दे देते हो. ठीक है, इसका सिंटैक्स आप बिना एस के भी लिख सकते हो. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस और आई कैन राइट इट लाइक दिस, दोनों ही चल जाएंगे. बट वी ट्राई टू राइट एज ऑल्सो, ताकि हमें जब बहुत ही लंबी क्वेरी लिखी हो तो इजीली पता चल जाए कि कहाँ पे हमने एलियास लगाया, कहाँ नहीं. ठीक है, कमिंग ऑन टू डिस्टिंक्ट. सो फॉर एग्जाम्पल, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का बस ये काम है कि आपकी डेटा में, लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट कस्टमर सर्विस की बात कर लेते हैं. सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर. हाँ जी, कस्टमर टेबल में अगर हम देखें, हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं विच इज कमिंग आउट टू बी व्हाट 793 रोज. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम, चलो एक एक कॉलम करके शुरू करते हैं. अगर मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखता हूँ तो कितने रोज आएंगे? 793. क्यों? यस, बिकॉज सारे जो हमारे आईडी की वैल्यूज हैं दे आर डिस्टिंक्ट एवरी रो में, इसलिए हमारे पास 793 रोज ही आएंगी. ठीक है, अगर हम ये सेम चीज फर्स्ट टाइम के साथ करते हैं, फर्स्ट नेम, हाँ, तो अभी मुझे दिखा रहे हैं 338 रोज. ठीक है, एंड ये मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम वाला कॉलम ही दिखा रहा है. सो इसमें क्या हुआ कि इसने फर्स्ट नेम के अंदर जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है उनको हटा के हमको जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, मतलब जो एक ही बारी आ रही है, वो रिटर्न करके दे दिया. ठीक है, सो डिस्टिंक्ट क्या करते हैं, इट रिमूव्स डुप्लीकेट्स फ्रॉम व्हाटएवर कॉलम या लिस्ट ऑफ कॉलम्स यू स्पेसिफाइड. अभी मैंने एक ही कॉलम दिया तो इसने एक कॉलम में से डुप्लीकेट्स हटा दिया. पूरी टेबल दोगे तो फिर जो, अगर उस टेबल में डुप्लीकेट्स नहीं है, जो आइडियल केस होता है, तो पूरी टेबल ही आ जाएगी. हाँ, डुप्लीकेट्स होंगे तो हाँ, पहले वाला पहला हो या दूसरा, फर्क क्या पड़ता है? फर्स्ट नेम लिख दो और साथ में मैं लिख दूं डिस्टिंक्ट लास्ट नेम. ये काम नहीं करेगा. ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या होता है, अगर आप लॉजिकली सोचो, फर्स्ट नेम मेरे पास इतनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, सेकंड लास्ट नेम मेरे पास इतनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, पर एसक्यूएल ऐसा टेबल अलाउ ही नहीं करता. तो इसलिए ये जो क्वेरी है इनवैलिड हो जाती है. अगर मैं यहाँ से डिस्टिंक्ट हटा दूं और इसे रन करूं, तो अब ये मुझे दिखा रहे हैं 793 रोज. 793 रोज क्यों आ रही है? क्योंकि इसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम
दोनों का कंबाइन करके इतनी 793 डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिली है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसमें वो भी डाल दूं सेगमेंट आईडी, अगेन ये मुझे 793 रोज दिखा रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं, इन तीनों की जो कंबाइंड वैल्यू है वो इस डिस्टिंक्ट वाली जो क्वेरी का रिजल्ट है उसमें एक ही बार आ रहा है, ठीक है। ओके, सो डिस्टिंक्ट आपका ऐसे काम करता है कि यू कैन रिमूव डुप्लीकेट्स। ओके, डिस्टिंक्ट के बाद हम आते हैं व्हाट एल्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्डर बाय। सो ऑर्डर बाय इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग योर डेटा जो आपकी रिजल्ट क्वेरी में आ रहा है। तो अगेन इससे जो बैकएंड में टेबल है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी जो क्वेरी है उसी में फर्क पड़ता है। ऑर्डर बाय इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग, सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम customers order by let's say first name। सो बाय डिफॉल्ट ही क्या करता है, ये इसको सॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट नेम के बेसिस पे ये अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है। मुझे अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना हो तो आई कैन राइट DESC, ये इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमने सिंगल कॉलम सॉर्ट करा है, ऐसे हम मल्टीपल कॉलम्स को भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शंस टेबल देखते हैं भाई। क्या कर दिया आपने? अच्छा, उसको ग्रुप में ऐड कर दो। राइट, सो अगर हम ट्रांजैक्शंस देखें, राइट, सो ट्रांजैक्शंस में लेट्स से कि मुझे पहले देखना है सॉर्टेड ऑन द बेस ऑफ सेल्स। मैंने लिखा ऑर्डर बाय सेल्स, इसने फिर अभी क्या करा है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। सिमिलरली अब मुझे देखना है सॉर्ट बाय सेल्स, मतलब ऑर्डर बाय सेल्स एंड प्रॉफिट। तो अब इसने क्या करा है, पहले इसने सेल्स के हिसाब से सॉर्ट करा, वहां पे से सेल्स की एक ही मतलब सेम वैल्यू मिल रही है, वहां पे इसने पहले प्रॉफिट को सॉर्ट करा, देन आफ्टर हैविंग सॉर्टेड प्रॉफिट ये दोबारा सेल्स पर आया। तो इसको थोड़ा बेटर समझने के लिए डिस्काउंट कर देता हूँ एक बारी। डिस्काउंट, पहले मेरा डिस्काउंट सॉर्ट हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो 0 0 डिस्काउंट, सॉरी क्वांटिटी, हाँ पहले क्वांटिटी मेरा सॉर्ट हो रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्वांटिटी और विद इन क्वांटिटी की एक वैल्यू मेरे सारे जो प्रॉफिट की वैल्यूज है वो सॉर्ट हो जा रही है। तो इसमें थोड़ा सा नीचे आता है। सो आप नोटिस करोगे कि प्रॉफिट की सारी वैल्यूज पहले सॉर्ट होगी क्वांटिटी की वन वैल्यू के अंडर, देन 2 से जब शुरू हुआ, पता नहीं ज्वाइन नहीं कर, राइट, सो आप नोटिस करोगे कि 2 पे जब शुरू हुआ वापस तो मेरी नेगेटिव वैल्यू आ गई है प्रॉफिट वाले कॉलम, राइट। सो पहले क्वांटिटी की सारी वैल्यू सॉर्ट हो गई, क्वांटिटी की सारी वैल्यू सॉर्ट होने के बाद वन वहां पे मेरी प्रॉफिट की वैल्यू सॉर्ट हो गई, देन 2 से दोबारा से शुरू हुआ प्रॉफिट सॉर्ट होना, ठीक है, क्लियर है। ऐसे हम एक और काम कर सकते हैं, आई वांट टू सॉर्ट क्वांटिटी इन असेंडिंग ऑर्डर बट प्रॉफिट मुझे देखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरे जो जो कॉलम्स हैं वो मेरे अलग अलग ऑर्डर, तो यहाँ पे भी सेम चीज फॉलो हो रही है कि पहले 1 सॉर्ट हुआ, 1 के अंडर जितने भी मेरी प्रॉफिट की वैल्यूज है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई, देन वी कम ऑन टू लेट्स से क्वांटिटी की वैल्यू 2, क्वांटिटी की वैल्यू 2, क्लिक करके भी क्या क्लिक करके हो जाएगा, पर वो आपकी क्वेरी के रिजल्ट में नहीं होगा, वो आपको बस ऐसे ग्राफिकली दिखेगा।
तो लेट्स से आपको ये सॉर्टेड वैल्यू के साथ कुछ क्वेरी में काम करना है, वो आपको क्लिक करने से नहीं आएगा, आपको उसके लिए क्वेरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, सो अगेन यू वुड नोटिस कि इसने वन की जो क्वांटिटी है उसके अंदर सारे पहले वैल्यूज को सॉर्ट करा डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन 2 में इसने दोबारा से रीस्टार्ट करा, राइट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ऑर्डर बाय में कॉलम नेम कॉलम नंबर भी यूज कर सकते हैं, तो पोजीशन क्या है उसकी। सो फॉर एग्जांपल ये लिख लेते हैं एक सेकंड। तो इसमें अब आप देखोगे मेरा पहला कॉलम आ रहा है क्वांटिटी, दूसरा आ रहा है प्रॉफिट। तो व्हाट आई कैन डू इज क्वांटिटी और प्रॉफिट, तो ये वाली क्वेरी और जो ये ऊपर वाली क्वेरी वो सेम रिजल्ट देगा। तो बेसिकली आपका जो कॉलम नंबर है सिलेक्ट क्वेरी के हिसाब से, सिलेक्ट कमांड के हिसाब से, उस हिसाब से आपका ऑर्डर बाय भी चल जाता है, मतलब कॉलम नंबर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेट्स से 3 लिख देता हूँ तो अब इसमें एरर आ गया क्योंकि थर्ड कोई कॉलम है ही नहीं इसमें सिलेक्ट में। ठीक है, अनदर थिंग विद ऑर्डर बाय इज हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। सो अभी तक वी सॉ एक तो सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर भी हमने आई थिंक यूज कर ही रखा है, वेयर, एंड देन वी हैड ऑर्डर बाय। तो इसमें क्या हो रहा है, सेलेक्ट आपका चल रहा है, सॉरी पहले चल रहा है फ्रॉम, ठीक है, पहले चल रहा है फ्रॉम, फिर चला वेयर, फिर सेलेक्ट, और फिर लास्ट में आपका ऑर्डर। ठीक है, सो लेट्स से हमने इसी क्वेरी को मैंने इसको एक नाम दे दिया, लेट्स से एलियस। ठीक है, नेट प्रॉफिट मैंने इसको एलियस सेंड कर दिया प्रॉफिट को। अब अगर मैं अपने ऑर्डर बाय में नेट प्रॉफिट लिख दूं इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट, तो ये चल गया। सो बेसिकली विद इन ऑर्डर बाय, क्योंकि ऑर्डर बाय सेलेक्ट के बाद चल रहा है इसलिए यहाँ पे एलियस भी चल जाता है। पर जब हमने ये सेम चीज वेयर क्लॉज के साथ ट्राई करी थी, सो यहाँ पे भी लिख लेते हैं। ये एरर थ्रो कर रहा है, तो एरर क्यों आ रही है, कह रहे हैं कि अननोन कॉलम नेट प्रॉफिट एंड वेयर क्लॉज। तो वेयर आपका चलता है सेलेक्ट से पहले, तो इसलिए कह रहे हैं यार नेट प्रॉफिट तो मुझे पता ही नहीं क्या है, तो इसलिए तो चल जाएगा। इसमें एलियस आप सिर्फ सिलेक्ट में असाइन कर सकते हो, वेयर में नहीं कर सकते। ओके, एक सेकंड। ठीक है, सो आपका एलियस चल जाता है इन ऑर्डर बाय, कॉलम नंबर चल जाता है इन ऑर्डर बाय, एंड एलियस आपका वेयर क्लॉज में नहीं चलता। ठीक है, ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक इज, ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कुछ स्केलर फंक्शंस हैं उन पे। सो स्केलर फंक्शंस का पहले मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक डेटा सेट है, सेक्शंस। सो स्केलर फंक्शन का क्या काम होता है, दे वर्क ओनली ऑन अ सिंगल रो ऑफ डेटा। मतलब मैं इसमें सिर्फ एक ही सेल वैल्यू को यूज कर सकता हूँ, मल्टीपल सेल वैल्यूज को नहीं यूज कर सकता, मैं ऐसे मल्टीपल सेल्स को रोज को नहीं यूज कर सकता। ठीक है, दे वर्क ओनली ऑन अ सिंगल रो। सो फॉर एग्जांपल पहले हम आते हैं एक बहुत ही बेसिक से आपके कुछ डेट टाइम के फंक्शंस है। तो लेट्स से सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स, राइट। सो मुझे अब ऑर्डर्स में से जो ऑर्डर डेट है,
राइट? ऑर्डर डेट में से मुझे ईयर वाला पार्ट निकालना। सो व्हाट आई कैन डू इज सिंपली राइट ईयर ऑर्डर डेट। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर ईयर वाला पार्ट निकालता है as from the date value। सिमिलरली आपके ऐसे मंथ और डे के भी फंक्शंस हैं। सो मंथ and you also have day। सो अलग अलग पार्ट्स में निकाल सकते हैं ऐसे। कॉमनली हम लोग ईयर मंथ डे यूज करते हैं ज़्यादा। okay। उसके अलावा आपके एक फंक्शन और है विच इज इससे पहले डेट फॉर्मेट। जस्ट अ सेकेंड। राइट से एक फंक्शन और आता है विच इज डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट का क्या काम है, ये आपकी अगेन इट्स यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सम डेट वैल्यू। डेट पार्ट मतलब कोई भी, पर आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो। मतलब जो भी डेट का पार्ट आप निकाल रहे हो यू कैन फॉर्मेट इट इन मल्टीपल फॉर्मेट्स। सो फॉर एग्जांपल वी हैव डब्ल्यू। डब्ल्यू आपको देता है फुल डे नेम। ऐसे यू हैव लोअर केस ए। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये मुझे शॉर्ट डे नेम दे रहा है। सी आई कैन राइट शॉर्ट मंथ नेम। ठीक है, अब ये यूजफुल कैसे है? फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे रिपोर्ट में जो मैं डेट्स बना रहा हूँ उनको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में दिखाना है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑर्डर डेट को मुझे देखना है इन दिस फॉर्मेट। लेट्स से कहाँ गया? आज के ट्यूसडे ना, ट्यूसडे 6 मई 20। मुझे इस फॉर्मेट में अपनी डेट को देखना है इन माई रिपोर्ट। सो मैं डेटा यहीं पे प्रिपेयर कर सकता हूँ। मैंने डेट फॉर्मेट लिया। आई राइट डब्ल्यू कॉमा बी बी। तो अब जो मेरी डेट आ रही है वो मेरे कस्टम फॉर्मेट में आ रही है। ठीक है, सो कस्टम कूल। आप देखोगे इसमें क्या हो रहा है, सारी मेरी जो वैल्यूज हैं एक एक सेल की वैल्यू पे काम हो रहा है इंस्टेड ऑफ की मल्टीपल सेल्स की वैल्यू पे एक साथ वो छोड़ो। राइट, इसलिए वी कॉल दिस फंक्शन स्केलर। अब फॉर एग्जांपल इसमें एक और चीज कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, जैसे आई वांट टू फेच ऑल दोज ऑर्डर्स या ऑर्डर आईडीज जो मेरे 2013 में हुए थे। राइट, सो ऑर्डर आईडीज orders placed in 2013, select order ID from orders। सो ये मुझे कुछ फिल्टर्ड करके दिखा रहा है पोस्ट।
तो आई कैन राइट फंक्शन जैसे कुछ फॉर्मूला टाइप का भी लिख सकते हैं इन अ वेयर क्लॉज, या लेट्स से मुझे ये देखना है ऑल दोस ऑर्डर्स व्हिच वर प्लेस्ड आफ्टर 2013. कूल. राइट, सो ऐसे यू कैन, या फिर हम लोग ये भी देख सकते हैं, लेट्स से orders placed in. ठीक है, सो ऐसे हम लोग मल्टीपल मतलब अलग अलग तरीके के फॉर्मूलाज लगा सकते हैं within a where clause, right? So I don't have to create a column for this कि मैं पहले से कॉलम बना दूं फिर फिल्टर करूं, बिना कॉलम के भी मैं डायरेक्टली फिल्टर कर सकता हूं. ठीक है, सो स्केलर फंक्शन में आपका एक तो यही हो गया. देन यू आल्सो हैव डेट फॉर्मेट. Okay, ऐसे you have two more functions in डेट टाइम फंक्शंस. एक तो आता है आपका डेट डिफ, दूसरा आता है डेट ऐड. डेट ऐड जैसा एक और फंक्शन है डेट सब. ठीक है, सो बेसिकली डेट सब्ट्रैक्शन, डेट एडिशन. पर डेट सब को यूज करे बगैर भी आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल ऐड अ फील्ड फीडबैक. ठीक है, तो जैसे हमें ये एक कॉलम बनाना है, राइट? सो व्हाट आई कैन डू इज सिंपली डेट ऐड फंक्शन यूज करा. सो डेट ऐड फंक्शन का सिंटैक्स कैसा है, यू डिफाइन कि आपको कौन से फील्ड में कोई भी टाइम पीरियड ऐड करना है. सो हमारे केस में इट्स शिप डेट. शिप डेट में फिर ही पूछता है इंटरवल. इंटरवल इज आपका कीवर्ड विद इन डेट ऐड. आपको कितने इंटरवल्स ऐड करने हैं और कितने, मतलब कौन सा यूनिट है, डे मंथ ईयर सो ऑन. तो मुझे 3 days ऐड करने हैं शिप डेट में. लिखा शिप डेट. सो यू विल नोटिस कि इसमें 3 दिन ऐड हो गए. ऐसे वी कैन ऐड मंथ्स आल्सो. कूल. ऐसे ही हम एक और काम कर सकते हैं, वी कैन आल्सो सब्ट्रैक्ट वैल्यूज फ्रॉम दिस, फ्रॉम आवर डेट. सॉरी, नो, उसके लिए तो फिर आप डेज ही ऐड कर दो. कितने हो गए, 63 days समथिंग. So subtracting. So let's say ship date में से मुझे 3 months subtract करना है. तो इंस्टेड ऑफ अ पॉजिटिव वैल्यू मैं यहाँ पे नेगेटिव दे दूंगा.
तो ये 3 महीने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है। सो दीज आर प्रीटी मच मोस्टली जो हम लोग गेट फंक्शंस यूज करते हैं, इन्हीं से ही आपका सारा काम हो जाता है। इसके अलावा लेट्स मूव ऑन टू द केस व्हेन क्लॉज। केस व्हेन क्लॉज आपका यूज होता है जब आपको कंडीशनली कुछ काम करवाना होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम आते हैं ट्रांजैक्शंस वाली टेबल में, फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, सो मुझे क्या चाहिए, एक कॉलम ऐड हो जाए जो मुझे ये बता दे वेदर दिस ट्रांजैक्शन वाज प्रॉफिटेबल और नॉट, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल तब होगी जब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है प्रॉफिट की, नेगेटिव है तो नॉन प्रॉफिटेबल होगी। सो सेलेक्ट ऑल, मुझे सारे कॉलम चाहिए और एंड में मुझे एक कॉलम चाहिए, प्रॉफिट इज लेस देन 0, तो ये असाइन कर दो यहाँ पे लॉस। इसका नाम रख देते हैं आउटकम, ठीक है। सो इसने क्या करा है कि बेस्ड ऑन क्राइटेरिया इसने खुद ही एक वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। सो इसमें एक चीज देखते हैं वेर प्रॉफिट इक्वल्स टू, अब आप देखोगे प्रॉफिट जहाँ पे 0 है वहां पे इसने कुछ भी असाइन नहीं करा, क्योंकि हमने बोला ही नहीं इसे कुछ असाइन करने के लिए। तो हम एक, देयर आर टू वेज टू हैंडल दिस, या तो मैं लिख देता हूँ एक व्हेन, एक और ऐड कर देता हूँ कि व्हेन प्रॉफिट इक्वल्स टू 0 देन डू समथिंग। अदरवाइज हम एक और इसमें डिफॉल्ट केस ऐड कर सकते हैं व्हिच इज स्पेसिफाइड बाय एल्स नो, तो बाय डिफॉल्ट इसने क्या करा, जहाँ पे ये दोनों, अगर ये वाली क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगी तो इसने लॉस डिफाइन कर दिया, अगर ये वाली नहीं होती तो इट स्किप्स ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगर ये सेटिस्फाई होगी तो प्रॉफिट असाइन कर देगा, अगर ये भी नहीं होती देन इट स्किप्स ऑन टू द डिफॉल्ट क्लॉज, ठीक है। ओके, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो एज एन, क्या? समझा नहीं, क्या कह रहे हो? तो पहले प्रॉफिट वाला वो चलाएगा, पहले लोअर देन 0 देखेगा वो, और वो नहीं हुआ तो फिर ग्रेटर देन 0 देगा। तो क्वेश्चन क्या था? मैं पूछ रहा था कि अगर दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हो, दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कैसे करेंगी, मतलब प्रॉफिट ग्रेटर देन 0 एक तरफ से और उसे लॉस देगा, नीचे भी हम ये लिख देंगे ग्रेटर देन 0 से प्रॉफिट। क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा मैं, सॉरी। राइट, सो केस व्हेन आप ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है, टू असाइन वैल्यूज इन अ न्यू फील्ड बेस्ड ऑन सम अदर फील्ड्स, ठीक है। ओके, इसका एक और तरीका है करने का which is using the if function. So select all if profit greater than 0 ठीक है। सो इफ फंक्शन कैसे काम कर रहा है, आप पहले अपनी क्राइटेरिया बता रहे हो किस बेसिस पे कैसे वैल्यू असाइन करनी है। इसमें पर आप यही कर सकते हो कि यू कैन स्पेसिफाई ओनली वन ट्रू वैल्यू
और ये उसकी जो फॉल्स वैल्यू की हो, इसमें हम मल्टीपल कंडीशंस नहीं बता सकते। अगर मल्टीपल कंडीशंस बतानी होगी तो फिर हमें यहाँ पे भी इफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यही वाली चीज अगर मैं यहाँ नीचे लिखूं, ठीक है, तो अगर प्रॉफिट ग्रेटर देन जीरो है तो प्रॉफिट आ जाए, अगर लेस देन जीरो है तो फिर लॉस आ जाए। बट अगर इट्स नीदर ग्रेटर देन जीरो नॉर लेस देन जीरो, मतलब इट इज जीरो, तो ना तो मेरा प्रॉफिट है ना लॉस है, तो उस केस में हम लोग ने नल असाइन कर दिया। सिमिलरली अगर और भी कोई पॉसिबल वैल्यू होती तो मुझे दोबारा से इफ लिखना पड़ता। ठीक है, सो यू कैन टू मेक इट मोर कंसाइज हम लोग केस व्हेन यूज कर लेते हैं जब मल्टीपल क्राइटेरिया होती है। पर अगर हमारा दो ही पॉसिबल आउटकम है, येस और नो टाइप का, तो उस केस में हम इफ यूज कर लेते हैं, सिंपल रहता है कोड। ठीक है, तो इफ हो गया। ठीक है, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू एग्रीगेशंस देन। क्योंकि सो आपके जो वो होता है क्या कहते हैं पूरा डेटा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एग्रीगेशन इन एसक्यूएल। अब एग्रीगेशन का क्या मतलब है, आपके पास मल्टीपल रोज हैं, उन मल्टीपल रोज को आपको एक वैल्यू में कंबाइन करना। ठीक है, हाँ, सारा डाटा मल्टीपल रोज का एक सेल में रैप है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हम लोग सिंपल सा शुरू करते हैं। मुझे चाहिए कि मेरे कस्टमर्स का काउंट कितना है। ठीक है, मैंने लिखा सेलेक्ट, पहले सेलेक्ट ऑल ही लिख लेते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। अब मेरे पास कस्टमर की टेबल आ गई, पर मुझे मतलब है कि काउंट कितना आता है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, काउंट लगा दूंगा यहाँ पे, रन। तो ये मुझे दिखा रहा है कि मेरी सारे कॉलम्स हैं, मतलब मेरी कस्टमर टेबल में कितनी रोज हैं टोटल। ठीक है, तो इन ऑल ऑफ माई कॉलम्स कस्टमर टेबल में मेरी कितनी रोज आ रही हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कस्टमर आईडी। तो ये भी मुझे सेम रिजल्ट दे रहा है, ये भी सेम रिजल्ट दे रहा है। तो काउंट आपको हमेशा बताता है नंबर ऑफ रोज इन द पर्टिकुलर कॉलम जो आपने चूज कर रखा है। काउंट आप कस्टमर आईडी पे लगाओ, या अगर हम इसे मान लो फर्स्ट नेम पे भी लगाते हैं, ये हर बार मुझे सेम ही रिजल्ट देगा। ठीक है, अब इसको एक बार ऑर्डर टेबल में भी देखते हैं एक बार। सो ऑर्डर टेबल में भी हमारा एक कस्टमर आईडी कॉलम है, कस्टमर आईडी है ना, ये नहीं है, सॉरी ट्रांजैक्शन टेबल, माय बैड। ट्रांजैक्शन टेबल में भी वी हैव अ कस्टमर आईडी कॉलम। यहाँ पे दिखा रहा है 9986। तो 9986 अगर मैं देखूं ट्रांजैक्शंस में, इसमें दिखा रहा है काउंट ऑफ ऑल रोज, सॉरी काउंट ऑफ ऑल रोज इन ऑल द फील्ड्स इज 9986। और इसको एक बारी वैसे भी रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहे 9986 रोज है ना। अब मुझे जैसे देखना है, लेट्स से हमारे पास कस्टमर टेबल नहीं है, फॉर सम रीजन वी आर नॉट एबल टू फाइंड इट या कुछ भी, मुझे फिर भी काउंट ऑफ कस्टमर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ट्रांजैक्शन टेबल में आ रहा है कि किन किन कस्टमर्स ने ऑर्डर प्लेस करा है, तो मैं स्ट्रिंग काउंट निकाल लूंगा। तो व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पे
काउंट के अंदर ही मैं लिख देता हूँ डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी, तो ये दिखा रहा है 793, ठीक है। इसी को लेट्स ट्राई विद कस्टमर टेबल ऑल्सो। अगर मैं कस्टमर टेबल में काउंट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी लिखता हूँ तो भी 793 आ रहा है, पर अगर मैं ये लिखता हूँ काउंट डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम, कितना आएगा? कम आएगा, राइट? क्योंकि पहले ये क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट नेम में से सारे डुप्लीकेट्स हटा रहे हैं, डुप्लीकेट हटाने के बाद फिर ही मुझे काउंट दिखा रहा है, ठीक है। सो यू कैन यूज काउंट टू गेट द ओवरऑल काउंट कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं, पर अगर आप काउंट डिस्टिंक्ट यूज करोगे तो उस फील्ड में कितनी डिफरेंट वैल्यूज हैं वो बता देंगे। लाइकवाइज मैं इसको लास्ट नेम के साथ भी यूज कर सकता हूँ, कॉपी, तो आई हैव 338 डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम्स एंड 589 डिस्टिंक्ट लास्ट नेम्स, ठीक है। सो आपने अगेन नोटिस करा होगा ये जो एग्रीगेशन फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये पूरी टेबल को एक सिंगल वैल्यू में समराइज कर रहा है, ठीक है। सो विद एग्रीगेट, वैसे एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं, एग्रीगेशन फंक्शन गलत हो जाता है। एग्रीगेट फंक्शन जो होता है, एग्रीगेट फंक्शंस को आप बिना ग्रुप बाय के भी चला सकते हो। तो आपने नोटिस करा होगा मैंने अभी तो ग्रुप बाय लिखा ही नहीं है, राइट। जब आप इसको बिना ग्रुप बाय के चलाते हो तो क्या होता है, ये पूरी टेबल पे ऑपरेट करता है। तो मेरी जो पूरी कस्टमर्स की टेबल है, एक सेकंड सॉरी, ठीक है, मेरी पूरी कस्टमर्स की टेबल में ये मुझे अब दिखा रहे हैं काउंट ऑफ ऑल रोज, ठीक है। पूरी टेबल मेरी एक सिंगल सेल में समराइज हो गई या एग्रीगेट हो गई। ऐसे हम एक और काम कर सकते हैं, लेट्स कम ऑन टू फॉर एग्जांपल सिलेक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट्स टेबल में आते हैं अगर हम लोग, प्रोडक्ट्स टेबल में अगर अगेन मैं सेलेक्ट काउंट लिखता हूँ, सेलेक्ट काउंट ऑल, तो ये मुझे दिखा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हमारे पास है। डिस्टिंक्ट लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि प्रोडक्ट्स में रिपीटिंग होना है ना, प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट एक ही रो में आता है। अगर हम उसमें करते हैं ट्रांजैक्शंस वाली टेबल में प्रोडक्ट आईडी तो डिस्टिंक्ट लगाना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे दिखा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रोज एंड प्रोडक्ट्स, बट मुझे ये देखना है कि मेरी अलग अलग जो सब कैटेगरीज हैं उसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं, हर एक सब कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट्स हैं। सो सेलेक्ट यही पूरी चीज, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय क्या, ग्रुप बाय ग्रुप बाय वो दिखा रहा है एक सेकंड। अभी हमने ग्रुप बाय नहीं लगाया तो इसने दिखाया पूरी टेबल में कितने रोज है, पर जब मैं कहता हूँ ग्रुप बाय सब कैटेगरी आईडी तो ये मुझे दिखा रहे हर सब कैटेगरी आईडी में कितने रोज आते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि देख लेते हैं भाई कौन कौन सी सब कैटेगरीज हैं। सो जैसे एसी जो भी सब कैटेगरी होगी, आई थिंक एसी क्या होगी, एक नंबर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सब कैटेगरीज, एसी हो गया कि एक्सेसरीज, तो ये कह रहे हैं कि एक्सेसरीज में देर आर 144 प्रोडक्ट्स क्योंकि 144 रो काउंट आ रहा है। सिमिलरली अप्लायंसेस में 96 प्रोडक्ट्स हैं। तो आप देखोगे जो भी फील्ड हम ग्रुप बाय में बताते हैं उसकी सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ जाती हैं इन आर रिजल्ट, मतलब जितनी इसमें डिस्टिंक्ट सब कैटेगरीज होंगी उतनी मेरी ग्रुप बाय का रिजल्ट में रोज आ रही है, ठीक है। ओके, सो ये तो हो गया आपका काउंट फंक्शन यूजिंग ग्रुप बाय। अगेन एग्रीगेट फंक्शंस आप बिना ग्रुप बाय के भी यूज कर सकते हो, ओनली इन दैट केस ये क्या करेगा पूरी टेबल पे एग्रीगेशन लगाना, ठीक है।
सो ये आपका इंटरव्यू का ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है कि कैन यू यूज ग्रुप सम विदाउट ग्रुप बाय एंड सो ऑन, तो आप कहोगे यस, वो बस पूरी टेबल पे लगा देगा। मुझे अगर किसी एक पर्टिकुलर डिमेंशन या किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के हिसाब से देखना है कोई भी एग्रीगेट वैल्यू, तो मुझे ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ऐसे ही बारी हम आते हैं सिलेक्ट फ्रॉम ट्रांजैक्शंस। ओके, ठीक है। सो लेट्स से मेरे पास सभी कैटेगरी की वैल्यूज आ रखी हैं। ठीक है, मुझे देखना है कि मेरा प्रॉफिट कितना है, डिस्काउंट कितना है, सो ऑन, पर मुझे इनको देखना है अकॉर्डिंग टू सम कैटेगरी की वैल्यू। सो आई वांट टू सी लेट्स से कि मेरा, या चलो ये देखते हैं कि एक पोस्टल कोड में एक कैटेगरी में मेरा टोटल सेल्स कितना होगा। सो जब भी आप ये वर्ड सुनते हो टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट या टोटल कैटेगरी, टोटल का मतलब हमेशा होता है सम, राइट। तो इसी क्वेरी को यूज करते हैं। सेलेक्ट, मुझे देखना है पोस्टल कोड एंड मुझे देखना है ये वाला कॉलम जो कैटेगरी का, एंड आई वांट टू सी सम ऑफ सेल्स। तो मुझे अगेन पोस्टल कोड एंड कैटेगरी दोनों के कंबाइंड वाले के हिसाब से देखना है, मतलब कि 124 और फर्नीचर जिन जिन रोज में भी आ रहा है मुझे उनका सम देखना, सेल्स का एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैंने लिखा पोस्टल कोड, साथ में मैंने लिखा लेट्स से कैटेगरी। सो ये मुझको दिखा रहा है, एक सेकंड, मेरा जो भी टोटल सेल्स आ रही है। कूल, क्लियर है? दोनों पे। अगर सिर्फ पोस्टल कोड पे करता तो कितनी 693 वैल्यूज आती जितने भी पोस्टल कोड्स हैं। अगर सिर्फ कैटेगरी पे करता तो 3 ही रोज आती, पर यहाँ पे आ रही है कितनी 1369। तो अगर हम देखें सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट पोस्टल कोड, हाँ 68604, सॉरी, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ ऑर्डर बाय पे डिफरेंस बनाता है, ग्रुप बाय के केस में डिफरेंस नहीं होता कुछ दोनों में। ठीक है, सो सम आपका यूज हो गया फॉर मतलब टोटलिंग एनीथिंग। ऐसे वी कैन आल्सो डू एवरेज, जैसे मुझे देखना है एवरेज, ये भी चाहिए होता है एवरेज ऑफ डिस्काउंट एज एवरेज डिस्काउंट। तो मेरे पास एवरेज भी आ गया। सिमिलरली आई कैन राइट max profit as तो इसने क्या करा, पूरे प्रॉफिट के कॉलम में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है बेस्ड ऑन पोस्टल कोड एंड कैटेगरी। तो ये काम कैसे कर रहे हैं ग्रुप में, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, सेलेक्ट फ्रॉम राइट। सो मेरे पास जैसे मान लो पोस्टल कोड की वैल्यू होगी 124, और कैटेगरी की वैल्यू होगी प्रोडक्ट आईडी। राइट, सो पहले इसने क्या करा कि एक पोस्टल कोड का एक कैटेगरी के हिसाब से इसने सारी रोज निकाली,
फिर इसने यही वाली सारी चीजें निकाल दी. सो बेसिकली ऑल ऑफ दिस. अगर मैं ये चीजें फिल्टर करूँ यहाँ पे, यहाँ पर कैटेगरी में आपने बैकटिक नहीं दिया. कैटेगरी में बैकटिक नहीं, ये क्यों नहीं दिया ऐसे? गुड क्वेश्चन. बैकटिक कब देते हैं इस? गैप हो या स्पेशल कैरेक्टर हो, तो इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर है नहीं, ना कोई स्पेस है, सिंगल वर्ड है. ठीक है, सो लेट्स से मैं लिखता हूँ ये रन नहीं करेगी अगर बैकटिक करेगी. हाँ, बैकटिक देंगे तो रन नहीं करेगी. बैकटिक दोगे तब भी चल जाएगा, पर यहाँ पे जरूरी नहीं है, एक ही वर्ड है ना ये. ओके, सो यहाँ पे ये दिखा रहा है, एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, सो ये हमने रन करा था. कौन सी क्वेरी रन करी थी? ये वाली थी शायद. ओके, ऊपर वाली. सो हमने बेसिकली ये वाली क्वेरी रन करी, जहाँ पे वी आर कैलकुलेटिंग द लाइक ऑल ऑफ टोटल सेल्स, मैक्स प्रॉफिट एंड सो ऑन, बट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्टल कोड एंड फर्नीचर. यहाँ पे हमने ग्रुप बाय लगा रखा है. ये मुझे दिखा रहे हैं ये वैल्यूज. ठीक है, टोटल सेल्स की आ रही है 75,000 कुछ कुछ एंड सो ऑन. अगर यही चीज मैं बिना ग्रुप बाय के सिर्फ ये वेयर क्लॉज लगा के करूंगा, तो भी आई एम गेटिंग द सेम वैल्यूज. तो जो ग्रुप बाय हम लगा रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं? जो भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं पोस्टल कोड और कैटेगरी के, उन सबको एक एक करके कंबाइन करके इट इज रनिंग समथिंग लाइक दिस. पहले एक पोस्टल कोड और एक कैटेगरी, फिर दूसरा पोस्टल कोड दूसरी कैटेगरी एंड सो ऑन. तो जितने भी कॉम्बिनेशन बन पा रहे हैं, जैसे मान लो कि इस वाले पोस्टल कोड में टेक्नोलॉजी में कुछ ऑर्डर हुआ ही नहीं, तो वो वाला हमारे ग्रुप बाय में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता कॉम्बिनेशन. ठीक है, so basically how it is working is select postal code, sorry, distinct postal code. ठीक है, सो ये वाली सारी जितनी भी वैल्यूज बन के आ रही है, ये सारे कॉम्बिनेशंस बनकर एंड देन उनको एक एक करके इसने यहाँ पे लगाया, और फिर हमारी टोटल जो वैल्यूज बन रही है वो निकाल दी. तो ग्रुप बाय में हमको खुद से ये एक एक करके नहीं लिखना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली कॉम्बिनेशंस बना देता है एंड उनके हिसाब से इट रन्स अ क्वेरी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, क्लियर है? ओके, सो ये हो गया आपके एग्रीगेशन फंक्शंस. अब इसमें जैसे मान लो इसमें ओके, यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस आ जाता है. सो हमने करा सिलेक्ट फ्रॉम वेयर और ग्रुप बाय एंड देन ऑर्डर, राइट? ये सारे करे. पहले चला फ्रॉम, फिर वेयर, फिर ग्रुप बाय एंड देन आपका सिलेक्ट एंड फाइनली ऑर्डर.
कूल। सो अब लेट्स से मैंने ये सारा एग्रीगेट कर लिया, मेरे पास ऐसे बन के आ रही है वैल्यू आगे। अब मुझे फिल्टर करना है कि मेरे पास सिर्फ वो वाले रोज रहें, वो वाले पोस्टल कोड एंड कैटेगरी के कॉम्बिनेशन जहाँ पे मैं लेट्स से टोटल सेल्स वर लेस देन $800, ठीक है। तो मुझे टोटल सेल्स पे फिल्टर लगाना है, नॉट ऑन सेल्स। अगर मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे वेर सेल्स लेस देन $800, तो अब इसमें क्या होगा, क्योंकि मेरा ग्रुप बाय से पहले ही वो वाले सारे रोज जहाँ पे भी सेल्स की वैल्यू 800 से नीचे आ रही थी वो फिल्टर हो गए। तो इस वाली कैलकुलेशन में ये वाले रोज आए ही नहीं जहाँ पे मैं सेल्स इज लेस देन 800। तो क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली हमको तो ये निकालना है कि टोटल सेल्स शुड बी लेस देन 800, पर यहाँ पे क्या हुआ, पहले सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, हमें काम करना है इस डेटा पे कि इसका एग्रीगेट होके फिर हमारा फिल्टर हो जाए। बट एग्रीगेट होने के लिए हमने क्या कर दिया, ये फिल्टर लगा दिया। तो अब इसमें कम नंबर ऑफ रोज आ रही है वापस, मतलब ग्रुप बाय में लेसर नंबर ऑफ रोज आ गए क्योंकि फिल्टर पहले हो गया। हमें चाहिए अगेन कि जहाँ पे टोटल सेल्स की वैल्यू 800 से कम हो, सेल्स की वैल्यू 800 से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। सो जब हमें ग्रुप बाय के बाद फिल्टर लगाना होता है कि एग्रीगेट करने के बाद फिल्टर लगे, तब हम हैविंग यूज करते हैं। तो जैसे वेयर क्लॉज हो गया कि ये आपका टेबल आई, टेबल पे आपने फिल्टर लगा दिया, वैसे ही टेबल को फेच करने के बाद उसको एग्रीगेट करने के बाद अब हमें उस पर फिल्टर लगाना है, तब हम हैविंग यूज करते हैं। सो एक बारी डिफरेंस भी देख लेते हैं। जैसे पहले अगेन हमारा क्वेश्चन सेम रहता है, फेच पोस्टल कोड्स एंड कैटेगरीज वेयर टोटल सेल्स इज लेस देन $800, ठीक है। ये करा। अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, सो अगेन व्हाट इज हैपनिंग इज ट्रांजैक्शंस की पूरी टेबल है, उसमें से जिस भी रो में सेल्स इज लेस देन 800 वो वाली रो सारी फिल्टर आउट हो गई, मैं सॉरी फिल्टर हो गया एक्चुअली, सेल्स लेस देन 800 ही आएंगी। तो फिर जो बची बची रोज हैं उस पे मेरा एग्रीगेशन लगा और मेरे को मेरा फाइनल रिजल्ट मिल जाता। बट हमें क्या करना है कि पहले एग्रीगेशन लगे उसके बाद मेरा फिल्टर लगे। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, सो इन दोनों में यहाँ पे एक बार देखते हैं ऐसे कितनी वैल्यूज आ रही है, जस्ट अ क्विक कंपैरिजन। यहाँ पे दिखा रहे हैं 1332 वैल्यूज आ रही है, ठीक है। इधर पे दिखा रहा है 898 वैल्यूज। तो मतलब अगेन हमें चाहिए था कि आफ्टर आर एग्रीगेशन डेटा फिल्टर हो, नॉट बिफोर दैट। सो अगर क्लियर है वैसे ये इसको थोड़ा और समझाओ। ओके, सो कैसे काम करता है, राइट। सो दोनों क्वेरीज चल रही है लॉजिकली, राइट, कोई एरर नहीं आया रन करते टाइम, रन करते टाइम कोई एरर नहीं आया। पर जो हमारा आंसर हो रहा है, जो क्वेरी का रिजल्ट आ रहा है दैट इज डिफरेंट, वो बदल जाता है, ठीक है। सो कमिंग टू ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, सो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस आपका MySQL में थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले चला फ्रॉम, वेयर, फिर ये चल रहा है सेलेक्ट, ग्रुप बाय, हैपनिंग और
क्योंकि ग्रुप बाय में मैं एलियस यूज कर पा रहा हूँ, मैंने आप देखोगे कैटेगरी लिखा हुआ है, पर कॉलम तो नहीं है, इसका कैटेगरी लिखा कैटेगरीज एंड एलियस, तो सेलेक्ट के बाद मेरा ग्रुप बाय भी चल गया और कैटेगरी को मैं अगर खाली में लिखता हूँ तो वो भी चल जाता है। सो ट्राई करते हैं। मैंने कहा कि टोटल सेल्स इज, अगेन टोटल सेल्स मेरा एलियस ही है ना, साथ में कैटेगरी इज आल्सो एन एलियस इक्वल्स टू, तो एरर नहीं आया। तो इन केस ऑफ माई एसक्यूएल आपके एलियस हैविंग और ग्रुप बाय में चल जाते हैं, पर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में ये नहीं होता, उसमें आपके एलियस नहीं चलते। यू हैव टू यूज, जैसे मान लो यही क्वेरी अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में लिखनी होती तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता। सो समथिंग लाइक दिस, मुझे ऐसा कुछ लिखना पड़ता इन माय माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, क्योंकि उसमें ग्रुप बाय और हैविंग में एलियस सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, ओके, ठीक है। सो दिस इज प्रिटी मच इट आपके एग्रीगेशन में। और क्या बचता है इसमें? ठीक है यार, यही है इसमें तो। आज के लिए रैप अप करने हैं और कुछ कवर करना है? क्या बता दूं? अच्छा ठीक है, मैं एक काम